Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 14 Biology FSC part 1. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 13, gaseous exchange. It is the most easiest and most important chapter of your book. इस चैप्टर में से बच्चे आप लोगों को 9 मार्क्स का पेपर आता है। 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के और 1 मार्क का इसमें से MCQ आता है। तो टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं इस चैप्टर में से वो है 9। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं इसके कंटेंट्स को कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन को। देन हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। देन हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस। देन हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेशन इन मैन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होती हैं। देन हम देखेंगे रोल ऑफ रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे लंग कैपेसिटीज के बारे में। ये बच्चे हम कंटेंट्स है जो हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज बच्चे कहते हैं गैसों का तबादला। अब आपने देखा है कि बच्चे गैसेस हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनके तबादले को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज का जो बच्चे फिनोमेना होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होती है, मतलब इनके अंदर जो है वो गैसेस का तबादला होता है। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज का तबादला क्यों होता है, आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि जिंदा रहने के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब जो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से आती है, तो वो बच्चे गैसियस एक्सचेंज से आती है। क्योंकि गैसियस एक्सचेंज से क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है और रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, फूड मॉलिक्यूल को तोड़ती है, जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। अब बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि गैसेस का तबादला होता है, मतलब जो गैसेस होती हैं वो मूव करती हैं इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। अब ये जो हमारे पास मूव कर रही होती हैं गैसेस, मूवमेंट की भी आप लोगों ने 2 टाइप डिस्कस की हुई हैं। एक हमारे पास होती है एक्टिव मूवमेंट और एक होती है पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट वो होती है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है मूवमेंट के लिए। लेकिन एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसको हम डिफ्यूजन का नेम भी देते हैं। मतलब जो हमारे पास गैसेस का तबादला होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। अब डिफ्यूजन क्या होती है कि हमारे पास मूवमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है, गैसेस की। अब गैसेस जिस जगह पे ज़्यादा होंगी उस जगह से मूव करेंगी उस जगह पे जहाँ पे वो गैस कम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर है, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा है, वहाँ से ऑक्सीजन मूव करती हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास आएगी, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इसी तरह जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस हैं, इनके अंदर जो है वो गैस हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है कि बॉडी से बाहर रिलीज होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर। The diffusion of gases from an area of higher concentration to an area of lower concentration, कि गैसों का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, स्पेशली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास मूव करती है हाई से लो, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी हाई से लो की तरफ जो है मूव करती है। और किन के दरमियान मूव कर रही होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। अब देखिए कि बच्चे जो हमारे पास
रिस्पायरेटरी गैसेज है उनके दरमियान में जो है वो तबादला होता है, वो एक्सचेंज होती हैं बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड द मीडियम। अब ये हमारे पास दो तरह की मीडियम है जिनके दरमियान में जो है वो गैसेस एक्सचेंज है या रिस्पायरेटरी गैसेज है वो एक्सचेंज होती हैं। जैसे हमारे पास वाटर है और एयर है। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास गैसेस का तबादला है वो वाटर में इजीली होता है या एयर में इजीली होता है। इसके हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो डिस्कस करने हैं। अब हमने कहा कि जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं और हमारे पास ये वाली जो रिस्पायरेशन कहलाती है उसको हम ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखिए कि बच्चे जो सांस लेने का प्रोसेस होता है जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, ये भी दो तरह की होती है। एक रिस्पायरेशन होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो है हम जनरली कहते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन कहलाती है या हम इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। एक हमारे पास होती है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो सेल उसको यूज़ करते हैं और फूड मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी में चेंज करते हैं जिसको हम एटीपी कहते हैं। वो इंटरनल रिस्पायरेशन होती है। लेकिन बच्चे हमने ज़्यादा जो फोकस करना है वो ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन में करना है। इसके अंदर क्या होता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो होती है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो होती है। इसमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसका कोई रोल नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि जिसके अंदर चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई की तरफ, जिसमें क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती बल्कि इसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनके थ्रू जो है वो गैस अंदर और बाहर जा रही होती है। उसके बाद बच्चे कहा यह जाता है कि जो हमारे पास एयर है ये बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम है एज कम्पेयर टू द वाटर। अब हमने ये क्यों कहा है कि एयर जो है वो बेटर मीडियम है देन वाटर, किसके लिए, गैसों के तबादले के लिए। अब हम वो रीज़न डिस्कस करते हैं। अब ये वाला जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा जो है वो बोर्ड में रिपीट हो चुका है। इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो याद करना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है। अब हमने कहा कि एयर बेटर मीडियम है। अब हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये वाटर से कैसे एयर ज़्यादा जो है वो बेटर है रिस्पायरेशन के लिए। एयर इज़ अ बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम देन वाटर बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एज कम्पेयर टू द वाटर। अब बच्चे हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो एयर में ज़्यादा है और वाटर में कम है। ये हम कॉमनली भी बता सकते हैं कि जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है और वाटर का जो है वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। वो कैसे? अब देखिए कि बच्चे अगर हम एयर और वाटर की क्वांटिटी इक्वल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1 लीटर एयर ली है और 1 लीटर वाटर लिया है। अगर हम उनके अंदर देखें तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन है एयर के अंदर वो 200 ml ऑक्सीजन एयर के अंदर होती है 1 लीटर एयर के अंदर। और 1 लीटर वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 10 ml होता है। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का कंटेंट किसके अंदर ज़्यादा है। जब एयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है तो हमने क्या कहा कि वहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और डिफ्यूजन हमेशा वहाँ होती है जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है, इस वजह से एयर में सांस लेना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम है। क्लियर? अब हमने क्या कहा कि जो हमारे पास एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है और वाटर के अंदर कम है। तो वो कैसे? देखिए कि बच्चे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट्स जो कि एक मेजर प्रोड्यूसर हैं जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। इसी तरह हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चे वो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली जो है वो एयर के पास जो है वो ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। अब देखिए कि जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं वो डिफ्यूज़ होती है 8000 टाइम्स मोर क्विकली इन द एयर देन इन वाटर। कि मतलब जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा तेज़ी से कौन डिफ्यूज़ करती है, एयर डिफ्यूज़ करती है। इस वजह से एयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। क्लियर? उसके बाद बच्चे अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं कि किसका वज़न ज़्यादा है और कौन जो है वो हल्का है, तो हम देखते हैं कि जो वाटर है वो 8000 टाइम मोर डेंस है एज़ कम्पेयर टू द एयर।
कि एयर जो होती है वो हल्की होती है और जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से वाटर में सांस लेना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द एयर। एयर में सांस लेना जो है वो ज़्यादा आसान है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। उसके बाद बच्चे अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, और विस्कोसिटी हम कहते हैं फ्लो को, कि कौन ज़्यादा जल्दी से जो है वो फ्लो करता है। तो जो वाटर है वो ज़्यादा विस्कस है एज़ कम्पेयर टू द एयर। अगर हम वाटर का कंपैरिजन करते हैं हनी से, शहद के साथ, तो आप कॉमनली भी बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि जो वाटर है इसकी विस्कोसिटी कम है और जो शहद है उसकी विस्कोसिटी कम है। वाटर ज़्यादा जल्दी से फ्लो करेगा एज़ कम्पेयर टू द हनी। अगर हम वाटर का और एयर का कंपैरिजन करते हैं तो एयर की जो बच्चे विस्कोसिटी होती है वो कम होती है और जो वाटर है इसकी भी विस्कोसिटी ज़्यादा है। इस वजह से वाटर के अंदर जो है वो सांस लेना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द एयर। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ रीज़न थी जिसकी बेस पर हमने कहा कि जो वाटर है इसके अंदर जो है वो सांस लेना मुश्किल है। ठीक है, इसके अंदर जो गैसेस का तबादला है वो मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द एयर। ये बच्चे हमारे पास 4 रीज़न थी, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है और यही आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी जो है वो रीजंस आएंगी। उसके बाद बच्चे प्लांट्स के अंदर जो है हम देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है। अब बच्चे देखें कि हर चैप्टर के अंदर आपको एक थीम नज़र आ रहा होता है कि प्लांट्स के अंदर वो प्रोसेस कैसे होता है, इसी तरह एनिमल्स के अंदर कैसे होता है और ह्यूमंस के अंदर जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसों का तबादला कैसे होता है। अब जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं बच्चे, इनके पास कोई स्पेशल जो है स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता या स्पेशल सिस्टम मौजूद नहीं होता गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर आप देखते हैं तो उनके अंदर जो है वो लंग सिस्टम मौजूद होता है जो कि एयर को लेता है, और एयर जो है लंग जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए करने के लिए। प्लांट्स का जो हर सेल है वो बच्चे गैस को कैरी करता है, और वो कैरी कैसे करता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। मतलब जितने सेल्स को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या गैसों के तबादला करने की ज़रूरत होती है वो उसको कैरी कर लेता है। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं इनके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मौजूद है, लेकिन वो गैसेस एक्सचेंज में काम नहीं करता। जैसे आप लोगों ने देखा है कि प्लांट्स के अंदर दो जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं, जैसे जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये गैसेस एक्सचेंज में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये आपने याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट का वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ कंडक्ट कर रहे होते हैं वाटर को और फूड को। अब देखते हैं हम कि प्लांट्स के अंदर या लीव्स के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज किन के थ्रू होती है। तो लीव्स के अंदर बच्चे जो गैसेस का जो तबादला होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, एयर स्पेसिस के थ्रू होता है और मेसोफिल सेल के थ्रू होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोमेटा को। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आपको पता है कि ये स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं वो अंदर और बाहर जा रही होती हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं, ये बच्चे ऑक्सीजन लेते हैं किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमारे पास प्लांट जो है ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो बच्चे आपको पता है कि प्लांट्स को भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन को लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। स्टोमेटा क्या है? ये मेन साइट है, मतलब ये लार्ज साइट है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, जो कि गैसेस का तबादला करती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास लीव्स हैं, इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। लीव्स के अंदर यंग स्टेम जो होती है इनके अंदर जो स्टोमेटा का जो नंबर कह सकते हैं या स्टोमेटा के जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स के अंदर जो है वो स्टोमेटा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक तंबाकू प्लांट की बात करते हैं तो इसके लीफ के अंदर जो है वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर 12,000 स्टोमेटा मौजूद होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो एरिया है उसके अंदर 12,000 स्टोमेटा मौजूद होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो कि गैसों के तबादलों में जो है वो काम करते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप लोगों को जो है वो प्लांट का लीफ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लीफ की एनाटॉमी है। सबसे पहले ये देखें कि इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो क्यूटिकल मौजूद होती है, अपर एपिडर्मिस है।
इनके दरमियान में जो है वो मेसोफिल सेल मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्पॉन्जी सेल्स होते हैं और लोअर एपिडर्मस के अंदर आप देख सकते हैं कि गार्ड सेल्स के दरमियान में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही होती है और ऑक्सीजन उसके नतीजे में बाहर प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो इस ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, इसके थ्रू जो है वो प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है। उसके बाद बचे हमारे पास है एयर स्पेसीज। अब देखिए कि जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके दरमियान में स्पेसीज होती हैं जिनको हम इंटरसेलुलर स्पेसीज कहते हैं या एयर स्पेसीज कहते हैं, जिनके थ्रू जो है वो गैसेस का तबादला होता है। ये जो हमारे पास एयर स्पेसीज होती हैं ये डायरेक्टली गैशियस एक्सचेंज में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ये एयर स्पेसीज जस्ट लाइक हनी कॉम्ब होती हैं। जिस तरह जो है शहद के छत्ते के अंदर जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो है वो जो है एयर स्पेसीज होती हैं, इसी तरह एयर स्पेसीज जो है ये मेसोफिल्स के दरमियान होती हैं जो कि क्या करती हैं, गैशियस एक्सचेंज में काम करती हैं। अगर बच्चे हम लीफ के वॉल्यूम के अंदर देखें तो 40% जो है वो एयर स्पेसीज लीफ के अंदर मौजूद होती हैं जो कि डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है उसको एक्सचेंज कर रही होती हैं। यहाँ आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आपको लीफ की ही एनाटॉमी आपको बार बार दिखाई जा रही है, क्योंकि हम यहाँ लीफ के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं कि गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मेसोफिल सेल्स हैं। इन मेसोफिल सेल्स के दरमियान में आपको एयर स्पेसिस नज़र आ रही हैं। ये सारी क्या हैं, इनके दरमियान में स्पेस नज़र आ रही है। इस एयर स्पेसिस से क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होती है, मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो गैस को लेके जा रही होती है, खा वो कार्बन डाइऑक्साइड है खा वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके लोअर एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा जो है एज अ गेट के तौर पर काम कर रहा है जो कि ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, जैसे ही अंदर लेके आता है तो एयर स्पेसिस के अंदर जाती है वो गैस, और फिर एयर स्पेसिस के थ्रू क्या होता है कि इन मेसोफिल सेल्स या स्पॉन्जी सेल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं कि ये इंटरसेलुलर स्पेसिस को इन्होंने सराउंड किया होता है, और इनका काम क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। ये बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। जो मेसोफिल सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि होता है, तो आपने क्या बताना है कि ये फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, और दूसरा ये मोस्टेंड होते हैं, नमी वाले होते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें से गैस जो है एक्सचेंज हो रही होती है तो मॉइस्ट सरफेस के थ्रू जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर जाती है। ठीक है, वो कैसे जाती है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि ये जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स होती हैं इनके दरमियान में एयर स्पेसिस होती हैं। अब उन एयर स्पेस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब जो भी हमारे पास वहाँ गैस होती है वो इन मेसोफिल सेल्स की जो वॉल होती है उसके साथ डिजॉल्व होती है, और जैसे ही वहाँ से एयर जो है वो डिजॉल्व होती है और डिजॉल्व होके वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो पूरे सेल के अंदर जो है वो एयर को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, जहाँ जहाँ उसके एयर की नीड होती है वहाँ उसको देती है। ठीक है, ये सारी इसके दरम्यान में एयर स्पेसिस हैं। इन एयर स्पेसिस के थ्रू जो क्या होता है मेसोफिल सेल की जो वॉल अभी हमने पीछे डिस्कस की कि वो थिन होती है, और दूसरा वो नमी वाली होती है, उसके ऊपर जो है वो वाटर मौजूद होता है जिसके थ्रू जो है वो गैस एक्सचेंज है वो इजीली हो जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास स्टेम के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हमारे पास यंग स्टेम होती हैं या लीव्स होती हैं ग्रीन, उनके अंदर जो है वो स्टोमेटा ओपनिंग होती है जिनके थ्रू जो है वो गैसेस का तबादला हो रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास प्लांट्स ओल्ड हो चुके होते हैं, पुराने हो चुके होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। अब बच्चे जो हमारे पास ओल्डर स्टेम या कॉर्क टिश्यूज उसको कहते हैं कि अगर कोई स्टेम जो है वो ओल्ड हो चुकी है तो उनके ऊपर जो वो छिलका सा बना होता है, ठीक है, उसको हम कॉर्क कहते हैं। वो जो कॉर्क होती है वो डेड सेल से मिलके बनी होती है। उनके अंदर जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। वो कहाँ से हो रही होती है, उन कॉर्क टिश्यूज के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, और वो लेंटिसेल्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज का तबादला करते हैं। ठीक है,
मतलब गैसों को अंदर लेके भी आ रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो भी गैस ने बाहर जाना होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प भी करते हैं। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि एक बार के अंदर जो है वो आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक बार क्या है, ओल्ड स्टेम है। इस ओल्ड स्टेम के अंदर क्या है, ये जो है लेंटिसेल्स आपको सुराख से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे पास लेंटिसेल्स हैं। इन लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये आपके पास यहाँ लेंटिसेल्स मौजूद हैं। इन लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या बाहर जा रही होती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास रूट्स हैं, तो रूट्स के अंदर हम देखते हैं कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है। तो रूट्स आपको पता है कि ये ज़मीन के अंदर होती हैं, तो ज़मीन के अंदर जो है वो मिट्टी है, ठीक है। और मिट्टी जो है इनके अंदर भी एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, स्पेस होती है जिनके अंदर एयर होती है। वो रूट्स क्या करती हैं, उन एयर स्पेसिस के थ्रू एयर को अपने अंदर लेके भी जाती हैं और उनके थ्रू जो है उनको बाहर भी निकालती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि रूट्स के अंदर जो है वो एक गैसेस का जो तबादला होता है वो जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में एयर स्पेसिस होती हैं उनके थ्रू जो है वो होता है। जैसे बच्चे आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप लोगों को जो है वो ज़मीन जो है वो दिखाई गई है। इसके अंदर ये रूट्स हैं और रूट्स के अंदर आप देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स, ये सारे क्या हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं। इन सॉइल पार्टिकल्स के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एयर स्पेसिस भी मौजूद हैं। ऐसे ही हैं ये एयर स्पेसिस क्या करती हैं कि ये एयर को कैप्चर, क्योंकि इनके अंदर एयर होती है, ये एयर क्या करती है कि इन रूट्स के थ्रू जो है वो अंदर जाती हैं। इसी तरह जो इन रूट्स के अंदर जो भी गैस ने बाहर जाना होता है वो इनके थ्रू जो है वो बाहर आ जाती हैं। अक्सर आपने देखा है कि हम लोगों ने जो है प्लांट्स के अंदर या हम कोई भी क्रॉप जो है ग्रो करते हैं तो उनके लिए या तो हम गोटी करते हैं या हम लोग हल चलाते हैं। वो हल क्यों चलाते हैं, ताकि जो हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, उनके दरमियान में स्पेस आ जाए। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ज़्यादा वहाँ गैसेस एक्सचेंज होगी और जितनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी उतनी ही ज़्यादा जो उनकी सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर मिट्टी सख्त हो जाती है तो वो मिट्टी जो है वो एयर को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लांट जो है वो इजीली एयर को कैरी नहीं कर सकता। जब एयर कैरी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसी प्लांट की जो है वो डेथ हो जाएगी। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। विंटर वेकेशन में मैंने आपको इसका काम नहीं दिया, लेकिन आपने क्या करना है कि इसके जो जो मैं आपको करवा रही हूँ वही वही आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ठीक है। आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं और उनको अच्छे से राइट भी करना है और याद भी करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।